जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो ये है हमारी मंथली करंट अफेयर सेशन की सीरीज का पहला सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल न्यूज। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ हो, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, तो सबसे पहली न्यूज है शॉर्टेस्ट रेल कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई एंड इंदौर। कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है इंदौर और मानमाड, मुंबई और इंदौर के बीच में। मकसद क्या है? टूरिज्म को बढ़ाना, ठीक है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना। सो द प्रोजेक्ट कवर 6 डिस्ट्रिक्ट्स, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। और ये है आपका पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। देखो, पीएम गति शक्ति का सीधा सीधा फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली इट इज 13 to 14%। किसी जगह आपको 13%, 14% मिलेगा। तो आइडिया इज दिस, लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ओवरऑल जो कॉस्ट है, हैंडलिंग की कॉस्ट है, बट यही सेम कॉस्ट जो है यूरोप में इट इज अराउंड 8%। तो अब आप कहेंगे कि इट इज नॉट जस्ट 5 to 6% एक्स्ट्रा, इट इज 50% एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक कॉस्ट। इसको सरकार जो है धीरे धीरे कम करना चाहती है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा। उसी कड़ी में आप इस न्यूज को भी देख सकते हैं। इट विल प्रमोट टूरिज्म इन द रीजन बाय प्रोवाइडिंग शॉर्टर रूट बिटवीन वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और द सेंट्रल इंडिया। ठीक है जी। तो 309 किलोमीटर की नई लाइन है इंदौर और मुंबई के बीच में। नेक्स्ट है आपका बायो E3। ठीक है जी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीजों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है जी, और ओवरऑल इकोनॉमी को जो है फायदा होगा इसका। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बायो E3, तो E3 का फुल फॉर्म आई होप क्लियर हो गया आपको। सो EEE ये जो है एक माइलस्टोन होगा नॉट ओनली फॉर बायो इकोनॉमी, विकसित भारत के लिए। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो ध्यान में रखना है, जियो पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की ना एनर्जी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। वो एनर्जी डिपेंडेंसी जब तक खत्म नहीं होगी ना, तब तक आप हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे। और जब आप दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर निर्भर हैं, तो आप जो विकसित भारत की बात हम सोचते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा कह लीजिए हर्डल है। उस हर्डल को आपको क्रॉस करना होगा। सो द पॉलिसीज एम्ड एट फॉस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, जो कि नेशनल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी, और जो मिशन लाइफ है, अगर आपको याद हो 5 जून जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है उस दिन ये लॉन्च किया गया था कि हमारा जो जीवन शैली है उसमें हम कैसे मूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं ताकि हम कार्बन एमिशंस को कम कर सके। ठीक है जी। चलिए, सो बायो E3 पॉलिसी में, ठीक है जी, बायो बेस्ड केमिकल्स, एंजाइम्स, फंक्शनल फूड, स्मार्ट प्रोटीन्स, बायोथेरेपेटिक्स, ये सारी चीजें, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें यह भी इंश्योर करना है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारी खेती है, ठीक है, वो जो है क्लाइमेट रेजिस्टेंट कैसे हो सकता है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू कैप्चर द कार्बन।
फ्यूचरिस्टिक मेरीन एंड स्पेस रिसर्च। और इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है जो कि 10 बिलियन डॉलर थी 2014 में, वो अब 130 बिलियन डॉलर हो चुकी है, 13 टाइम्स। तो आप ये सोच सकते हैं कि इसमें एम्प्लॉयमेंट का कितना पोटेंशियल है। ठीक है जी। चलिए, कैबिनेट अप्रूव्स 7 मेजर स्कीम्स फॉर इंप्रूविंग फार्मर्स लाइफ एंड लाइवलीहुड विद अ टोटल आउटले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 14,000 करोड़। सबसे पहले डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। देखो, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का मकसद है एआई, बिग डाटा और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। आज के समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पर आ चुका है, मतलब हर फील्ड में। एक छोटा सा एग्जांपल आप इसमें ऐसे समझिए कि बहुत सारी रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट्स को आप अपलोड कीजिए और उस एआई को बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बहुत सारे टूल्स हैं, कि इसको एनालिसिस करके जो बिल्कुल फाइनल आंसर दीजिए कि क्या है, क्या एनालिसिस है। अब इसमें क्या है कि जो काम मैन्युअली हो रहा था और बहुत समय ले रहा था, वो क्लिक ऑफ द बटन में आपका हो रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब एग्जांपल के लिए किसान को यह पता है कि उसकी सॉइल कैसी है, उसकी सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स हैं, किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, कब कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, मॉइस्चर कितना है, बारिश कब होगी, सारी चीजों का एनालिसिस करके उसके लिए बेस्ट क्रॉप क्या हो सकती है। ठीक है, बेस्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी को कैसे अचीव कर सकता है। नेक्स्ट आता है एग्री स्टैक, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल रिपोजिटरी है एग्रीकल्चरल डाटा की। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम एआई की बात करते हैं तो उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसा डाटा दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसी डाटा को प्रोसेस करके वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। फार्मर रजिस्ट्री, विलेज लैंड मैप रजिस्ट्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो है किसानों की पूरी रजिस्ट्री तैयार की जाए, विलेज लैंड मैप रजिस्ट्री, ताकि जो डिस्प्यूट है लैंड जो से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, जो कि एक बहुत बड़ा, अगर हम देखें, हम जब हम कहते हैं कि 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर परसेंटेज आता है आपका लैंड रिलेटेड केसेस का। ठीक है जी। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि असिस्ट करेगा क्रॉप मॉनिटरिंग में, डिसीजन मेकिंग में। अगेन द आइडिया इज टू यूज द टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनहेंस मार्केट कनेक्टिविटी, डायरेक्टली लिंक करना फार्मर्स को विद द बायर्स। ये देखो, ये कोशिश बहुत बार की जा रही है कि नैम, ई नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात की गई कि किस तरीके से किसानों को बायर्स के साथ डायरेक्टली जोड़ा जाए, बाईपासिंग द मिडल मैन, क्योंकि मिडल मैन, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा जो प्रॉफिट है वो मिडल मैन ले जाते हैं, बिचौलिए ले जाते हैं, तो उनको खत्म करके सीधा किसान जो है मार्केट में अपने सामान को बेच सके और उसको एक अच्छी लागत मिल सके जो भी उसने लगाई है। ठीक है जी। उसके अलावा क्रॉप साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये टोटल आउटले है। इस इनिशिएटिव में अगेन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की जो हमने बात करी, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च और एजुकेशन हो, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इसको पार्ट बनाया गया है। जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स हैं, उनको क्या क्या स्किल्स चाहिए, उनको वो स्किल सॉरी उनको वो स्किल्स देना। ठीक है जी। और उसके बाद आपका आता है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक एंड प्रोडक्शन, और किस तरीके से अब एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना, मतलब किसान के ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को लेकर आना। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका लाइफ स्टॉक, क्योंकि लाइफ स्टॉक इट इज लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग द खेती एग्रीकल्चर मेन्योर के रूप में। ठीक है जी। फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, दूध है, बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है। सो डिसीजन टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम फ्रॉम लाइफ स्टॉक एंड डेयरी। सो इसके अलावा एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, वेटनरी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज बागबानी से अगेन किसान जो है कैसे इनकम कमा सकता है, कैसे उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट क्रॉप्स। तो द आइडिया हेयर इज एआई को यूज करना। ठीक है, बेटर वेदर फॉरकास्टिंग, सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक, हेल्थ प्रोडक्शन, अगेन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, हॉर्टिकल्चर, इन सब में टेक्नोलॉजी को यूज करना। दैट वाज द आइडिया। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, जो हमारे कह लीजिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है किसानों तक पहुंचे। नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी इसका पार्ट है। चलिए, तो कुल मिला के इसमें 7 मेन पॉइंट है। ठीक है जी। तो दिस इज यू हैव टू टेक केयर इंप्रूविंग द फार्मर लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो जो जब नेशनल हाईवेज की बात करते हैं तो नेशनल हाईवेज के बारे में एक बात कही जाती है कि टोटल रोड का सिर्फ 2% है नेशनल हाईवेज, और बट दे कंस्टिट्यूट 40% ऑफ द ट्रैफिक। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए फेज शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उनके समय पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी ने मतलब लगभग अब पिछले अगर 25 सालों में देखें वो देखा है। क्योंकि जो गांव थे वो कह लीजिए जो नजदीकी शहर हैं कस्बे हैं उनके साथ जुड़े, किसान अपनी जो फसल है उसको आसानी से मार्केट तक लेके जा सकते हैं, मंडी तक लेके जा सकते हैं। सो और कनेक्टिविटी बढ़ी है, एजुकेशन, सारी चीजों में जो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो चीज जो है हमें विलेज इकोनॉमी में देखने को मिली है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2024 मतलब 2028-29 तक, यानी जो सरकार का टेन्योर है मोटा मोटा बात करें तो सेंट्रल शेयर इतना होगा, स्टेट्स का शेयर इतना होगा। तो ये इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे। और ऑल वेदर रोड्स मेजरिंग 62,500 किलोमीटर्स विल बी प्रोवाइडेड टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडिंग ऑफ ब्रिजेस ऑन द न्यू रोड्स, ये भी इसमें एक कह लीजिए पार्ट है। नेक्स्ट आपका इट स्टार्टेड एज 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब इनिशियली ये पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड थी, इवेंचुअली जो है ये सेंटर और स्टेट मिलकर इसको फंड कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और अब जो है अगर आप फंडिंग पैटर्न देखोगे तो 60-40 का है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, 90-10 का रेशो है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स। ठीक है, वहां पर 90-10 का रेशो है, ये जनरली आपको ये रेशो बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये सेम रेशो देखने को मिलता है। ठीक है जी, सो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 2000 में, ठीक है जी, 2013 2019, और अब ये फेज 4 शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हेल्थ कवरेज टू ऑल सिटीजंस ओवर द एज ऑफ 70 ईयर्स। ये इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था जो कि सरकार ने पूरा किया है, और इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो आयुष्मान भारत योजना है, उस आयुष्मान भारत योजना में 70 साल के ऊपर जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम उनको जो है ये लाभ मिलेगा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं जिनके पास सीजीएचएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, या स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स हैं, या ईसीएचएस का है, वो भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इफ दे वांट टू, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी ओरिजिनल स्कीम में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो पहले से ही आयुष्मान भारत योजना में कवर हो रहे हैं, मतलब उनकी फैमिली कवर हो रही है क्योंकि उसमें 5 लाख का इंश्योरेंस है पर फैमिली पर ईयर, तो यह कहा गया है कि उनके लिए अलग से 5 लाख होगा। ठीक है, वो उनके लिए अलग से होगा जो 70+ ईयर्स है के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि इसमें लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज को इसका लाभ मिलेगा, विद 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स विद 5 लाख रुपी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इसके बारे में चर्चा हुई, और जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है जी, सो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एवरीवन अबव द एज ऑफ 70 ईयर्स। आप लोगों में कि घरों में भी जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड स्कीम, उनके पास ये एक हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए, सो ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ये मैंने आपको बता दिया। दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, और ये 2018 में शुरू हुई थी, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है एपेक्स बॉडी है और जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आपका कैबिनेट अप्रूव 2000 करोड़ मिशन मौसम, नाम से क्लियर है मौसम। ठीक है, किसके लिए होगा, ताकि वेदर जो फॉरकास्टिंग है हमारी क्लाइमेट साइंस कैपेबिलिटीज हैं वो अच्छी हो सके। इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा होगा, टूरिज्म को फायदा होगा, डिफेंस को फायदा होगा, लगभग सबको फायदा होता है, सही जानकारी मिलती है तो। ठीक है जी, सो विद अ बजट ऑफ 2000 करोड़ फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स, मकसद ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको एबिलिटीज हैं उनको अपग्रेड किया जाए टू प्रिडिक्ट वेदर विद हायर एक्यूरेसी एंड एट मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है जी, सो ये आपका जो मिशन मॉनसून है ये लॉन्च किया गया था 2012 में टू इंप्रूव लॉन्ग रेंज मॉनसून फॉरकास्ट। ठीक है, तो देखो एग्रीकल्चर, एविएशन, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, सबको ये मदद करेगा, और इसमें ये कुछ की एरियाज है। ठीक है, ओके,
इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इस मिशन को लीड करेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये और इसके अलावा भी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये सारे इंस्टीट्यूट्स मिलकर काम करेंगे। ठीक है, सो इट वुड बी लाइक अ collaborative effort under the Ministry of Earth Sciences. नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, दैट इज इसका एक्रोनिम ये है पीएमई ड्राइव। ठीक है, पीएमई ड्राइव सीधा सीधा जो फेम स्कीम थी, ठीक है, जो फेम स्कीम थी उसका एक वर्जन निकाला गया है। ठीक है जी, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है जी, तो उसको जो है रिप्लेस किया गया है यहां पर, और फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, तो उसको रिप्लेस किया गया है। अब नया स्कीम क्या दिया गया है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव एनहांसमेंट, पीएम ई ड्राइव, और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो है इसको इंप्लीमेंट करेगी। मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन को बढ़ाना। एक टारगेट था ब्रॉडली कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए 2030 तक, तो मतलब 2024 तो हम हैं ही हैं, और 2024 में भी काफी मेजर पार्ट ऑफ द 2024 निकल चुका है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं है उसको अचीव करने के लिए। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ई ट्रक्स हैं, जो मतलब जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं जिनमें काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है, डीजल बेस्ड होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक किया जाए, बसेस को इलेक्ट्रिक किया जाए, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है उनको इलेक्ट्रिक किया जाए। ठीक है, जो है टू व्हीलर्स पे बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी जाए, subsidies, demand incentives to incentivize adoption of electric two-wheelers, electric three-wheelers, e-ambulances, e-trucks and other emerging electric vehicles. ठीक है, सो मकसद अल्टीमेटली क्या है, कार्बन एमिशंस कम हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन फास्टर। ठीक है जी, ओके। सो डिमांड एग्रीगेट विल बी डन बाय कन्वीनियंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड इन 9 सिटीज, जिनकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है। मतलब यहां पर ज्यादा अडॉप्शन के चांसेस हैं, क्योंकि ये बड़ी सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, और पर कैपिटा इनकम अच्छी है, तो लाइक पहले इन पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्चेस पर्यटन मित्र। ठीक है जी, एंड पर्यटन दीदी ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है जी, इसका मकसद क्या है कि जो लोकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके जो स्थानीय लोग हैं वो हैं सही मायने में ब्रांड एम्बेसडर्स। ठीक है, वो उस जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनको कहा गया है कि वो पर्यटन मतलब टूरिज्म, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, सो एम्ड एट एनहांसिंग द टूरिस्ट एक्सपीरियंस अक्रॉस मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशंस। ठीक है, तो ये 6 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, मतलब ट्रायल बेसिस पे चलाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ओरछा मध्य प्रदेश, गांधीगोटा दैट इज आंध्र प्रदेश, बोध गया बिहार, आइजवाल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान, और श्री विजयपुरम, जो कि नया नाम, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम, करेंगे आज डिस्कस, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो टूरिस्ट फ्रेंडली जो लोकल्स हैं, ठीक है, वो सही मायने में क्या है, एम्बेसडर्स हैं। और इसमें कौन कौन आता है, इसमें कह लीजिए जो कैब ड्राइवर्स हैं, रेलवे एयरपोर्ट स्टाफ है, होटल रेस्टोरेंट वर्कर्स हैं, होम स्टे ओनर्स हैं, टूर गाइड्स हैं, पुलिस पर्सनल हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट इश्यूज नोटिफिकेशन फॉर फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स अंडर टेलीकॉम एक्ट 2023 नोन एज डिजिटल भारत निधि। देखिए, डिजिटल भारत निधि जिसका पहले नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूएसओएफ। ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या था कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका एक, कह लीजिए उनका अमाउंट जो भी वो टैक्स दे रहे हैं, उसका एक अमाउंट जो है जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, जो कह लीजिए नक्सल प्रोन बेल्ट है, उनमें जो है कनेक्टिविटी को देना, मतलब प्रोवाइड करना। जैसे आज के समय पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनमें 5G आ चुका है, कई जगह 4G चल रहा है, बट कई जगह आज भी 3G है इंडिया में। ठीक है, मतलब आप सोच के चलिए कि 3G अभी भी है बहुत जगह, तो वो 3G को कैसे 4G किया जाए। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जहां 4G है वहां 5G लाया जाए। ऑलरेडी 6G की बातें चलनी शुरू हो गई हैं, मतलब 6G पे काम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो कह लीजिए डिजिटल भारत निधि है, सो एम्ड एट प्रोवाइडिंग टारगेटेड एक्सेस टू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर अंडर सर्व्ड ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ठीक है, सो दोज एरियाज जहां तक ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं पहुंची है, तो ये जो भी फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, फिर वहां से क्रेडिट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, डीबीएन
डिजिटल भारत निधि इंप्लीमेंटर होगा और जिसका मकसद होगा उसको इंप्लीमेंट करना उन एरियाज में। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एनपीएस वात्सल्य। ठीक है, इसके बारे में भी काफी ज्यादा चर्चा हुई। एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसको लॉन्च किया। द आइडिया वाज वेरी क्लियर, ठीक है, कि बच्चों के लिए पेंशन ये फंड क्रिएट किया जाए। ठीक है, बच्चों के लिए पेरेंट्स जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद जो अकाउंट होगा, वात्सल्य अकाउंट होगा, एनपीएस वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत अकाउंट होगा, वो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट बन जाएगा। ठीक है जी, तो दैट इज द आइडिया। और इसमें जो पेरेंट्स हैं वो एज लो एज 1,000 रुपीज पर एनम डाल सकते हैं, मतलब साल में 1,000 रुपया डाल सकते हैं। ये छोटी छोटी राशि, इसके दो तीन मतलब फायदे हैं। तो लॉन्ग टर्म जो है उनको बेनिफिट मिलेगा बच्चों को। एक ये है कि बच्चों में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आना, फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर आना कि कैसे आपको जो है अपना अमाउंट थोड़ा थोड़ा सेव करना है अपनी रिटायरमेंट के लिए, पेंशन के लिए। सो दैट वाज द आइडिया। और ये जो है मिनिमम 1,000 पर ईयर, मैक्सिमम कितना भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है जी, तो ये आपका बजट 2024-25 में और लॉन्च किया, मतलब अनाउंस किया गया था। विल रन अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, अब एनपीएस की जगह यूपीएस आ चुका है, तो वो जो है आपका ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ही उसको रेगुलेट करता है। सो इट्स एक्सटेंशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनपीएस स्कीम टू चिल्ड्रन। इसकी मैंने जो मेन पॉइंट है वो सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है जी, और यस, इसमें विड्रॉल का ऑप्शन भी है। ठीक है, सो जो पेरेंट्स और गार्जियंस हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 3 years ऑफ ज्वाइनिंग द एनपीएस। 25% ऑफ द जो कंट्रीब्यूटेड अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये तीन ही कंडीशंस में, तीन ही बार किया जा सकता है विड्रॉ टिल द, जो बच्चे जो हैं 18 साल के होंगे, तो वो है उनके एजुकेशन के लिए, डिसेबिलिटी ऑफ मोर देन 75%, कोई स्पेसिफिक इलनेस है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तब जो है वो पैसा निकाला जा सकता है, मतलब सर्टेन कंडीशंस में वो पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया डिस्कस। चलिए नेक्स्ट आपका कैबिनेट क्लियर्स वीनस मिशन चंद्रयान 4। ठीक है जी, चंद्रयान 4 मिशन और वीनस मिशन, दूसरा प्लेनेट, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है वीनस पे। ओके, सो जो चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, मिशन रहा। साउथ पोल, चाइना, चाइना बोल रहा हूं, मून के, ठीक है, सॉरी, मून के साउथ पोल पे हम जो है पहुंचे। और वहां पे जो है नेक्स्ट मिशन ये है कि कलेक्ट सॉइल सैंपल्स को कलेक्ट करके लेके आना। ठीक है जी, सो एम टू कलेक्ट रॉक्स एंड सॉइल फ्रॉम द ल्यूनर सरफेस और इंश्योर सेफ रिटर्न टू द अर्थ। और इसमें शेड्यूल जो है 36 मंथ्स का, मतलब 3 साल का रखा गया है, बीन सेट फॉर द मिशन कंप्लीशन। एंड इसके अलावा इंडिया जो है अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएगा जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। और इंडियन लैंडिंग मतलब जो है लैंडिंग होगी मून पर 2040 तक। ये बहुत कह लीजिए एम्बिशियस टारगेट है। क्यों एम्बिशियस टारगेट है? क्योंकि जो अभी ऑलरेडी स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसको 5 स्पेस एजेंसीज, जिसमें नासा आता है, जाक्सा आता है, जापान स्पेस एजेंसी, उसके अलावा रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो बड़े कह लीजिए स्पेस एजेंसीज, दुनिया की जो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज है वो मिलकर उसको चला रही है। चाइना भी अपना बना रहा है। ठीक है, चाइना कौन सा स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, स्पेस स्टेशन है क्या? स्पेस स्टेशन को आप ऐसे समझो कि एक लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, लगभग, मतलब दैट डिपेंड्स, ठीक है, अराउंड 350 से 400 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक है, स्पेस में एक समझो कि 2 कमरों की या 3 कमरों की एक स्पेस लैब है जो हवा में तैर रही है और ऑब्वियसली चक्कर लगा रही है। और वहां पे जाके, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, वहां पे जाके जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी रिसर्च आप कर सकते हैं। ठीक है, कि ग्रेविटी में अलग अलग चीजें कैसे बिहेव करती हैं। तो ये है आपका एक मोटा मोटा, मतलब कहते हैं ना क्रूड भाषा में अगर हम समझे इसको, तो ये है इसका कंसेप्ट। ठीक है जी, स्पेस स्टेशन का। ओके, सो इसके अलावा कैबिनेट अप्रूव्स वीनस ऑर्बिटर मिशन। सो ये जो है आपका स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कंप्लीशन इन मार्च 2028 की डेट रखी गई है। और इसके लिए ये अमाउंट देखो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, सो यू कैन जस्ट रीड इट,
Just have it in your mind. So Venus closest planet to Earth, believed to have formed in conditions similar to Earth. इसीलिए इसको ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है, वीनस को ट्विन प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है. सो इट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, वेरी सिमिलर कंडीशंस, बट द टेम्परेचर इज वेरी हाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई एल्बिडो, बिकॉज ऑफ वेरी हाई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. एंड यूनिक अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड हाउ प्लैनेटरी इन्वायरमेंट्स इवॉल्व वेरी डिफरेंटली. तो कैसे प्लैनेटरी इन्वायरमेंट इवॉल्व हुए हैं उसके बारे में ये स्टडी करेगा. नेक्स्ट आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पीएसएलवी गेट्स कैबिनेट नोट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल विल हैव 3 टाइम्स द पेलोड कैपेबिलिटी, जो कि अभी इसरो का कह लीजिए वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, ठीक है, तो उससे 3 टाइम्स ज्यादा होगा. द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 96 मंथ्स, दैट इज 8 इयर्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट फेज. 2040 तक हम अपना जो मैंड मिशन इंडियन क्रूड लैंडिंग जो है 2040 तक टारगेट कर रहे हैं मून पे. नेक्स्ट आपका वन नेशन वन इलेक्शन क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट, ठीक है जी. इसके बारे में एक अध्यक्ष मतलब एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, और उसके बाद उन्होंने ये एक रिकमेंडेशन दी थी कि हाँ जी वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए. अब इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्लियर कर दिया गया है, और अभी जो है उस पर डिस्कशन होगा बाकी पार्टीज के साथ भी. बट इसमें जो आइडिया है, मतलब आइडिया ये है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो साथ में कराए जाए. उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि जी चुनाव हमारे देश में चलते रहते हैं. जैसे लास्ट ईयर दिसंबर में 3 राज्यों के चुनाव थे, फिर उसके 3-4 महीने बाद हमारे लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए. लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, अब जो है हरियाणा में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, फिर महाराष्ट्र में है, फिर अगले साल दिल्ली में है. तो चुनाव का सीजन चलता रहता है. तो ये जो है चुनाव का सीजन ना चले, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे चुनाव कराए जाए. अच्छा, पहले ऐसा था, जी हाँ, 1952 में पहली बार लोकसभा के इलेक्शन हुए थे. तब से लेकर 1967 तक जो है आपके इलेक्शंस साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए हैं. इवेंचुअली जो है सरकारें गिरी विधानसभा पे, वो अलग अलग समय पर जो है उनका टेन्योर आने लगा. बट यही सेम चीज जो है सरकार चाहती है कि एक समय पर हो. इसका बहुत सिंपल सा एक मतलब जो बहुत सारे इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, मैं दोनों आपको व्यू पॉइंट बता देता हूं. इसका जो सबसे बड़ा कह लीजिए आर्गुमेंट इसके फेवर में दिया जाता है वो ये है कि जैसे 2019 के इलेक्शन में लोकसभा के चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्चा है. 2024 का भी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, तो ऑब्वियसली से ज्यादा होगा, ठीक है. 5 साल बाद जब वो चुनाव हो रहे हैं और बड़े स्तर पर हो रहे हैं. अब जो है, अब आप ये सोच के चलिए कि ये सिर्फ लोकसभा, अब राज्य सॉरी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उस पे जो है आपका बहुत ज्यादा खर्चा, कितना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है, ठीक है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रहते हैं, हमारे सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उनकी डिप्लॉयमेंट वहां पर रहती है. तो ये कॉस्ट वाइज भी, और हमेशा सरकार जो है इलेक्शन मोड में है, और कहीं ना कहीं यही कि ये डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन है, वहां इलेक्शन है, और बहुत सारा समय कैंपेनिंग में इन्हीं सारी चीजों में चला रहता है, एक नरेटिव बिल्डिंग में चला रहता है. ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. दूसरी तरफ ओपोजिशन का, या कह लीजिए जो इसके खिलाफ है, उनका ये कहना है कि ये सीधा सीधा फेडरल स्ट्रक्चर पे आघात है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो रीजनल पार्टीज हैं, छोटी पार्टीज हैं, उनको नुकसान होगा. अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझें कि ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा ज्यादा वैलिड नहीं लगता है, उसका रीजन है उड़ीसा के चुनाव. उड़ीसा के चुनाव में आप देखेंगे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो है साथ में होते हैं, तो उनमें आपको अलग अलग वोट, मतलब सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग जो है लोकसभा के लिए अलग पार्टी को वोट कर रहे हैं, विधानसभा के लिए अलग पार्टी को वोट कर रहे हैं, ठीक है. जैसा कि हमने रिसेंटली इलेक्शंस में देखा, विधानसभा में बीजेपी गॉट वेरी लाइक जस्ट क्रॉस द मेजॉरिटी मार्क, बट लोकसभा में दे गॉट अ लाइक ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स, प्रैक्टिकली स्वीप कर लिया उन्होंने, ठीक है. 20 सीट्स आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 21. सिमिलरली दिल्ली के इलेक्शंस आप देख सकते हैं, 2014 में 7 सीटें, 19 में और 24 में. बट विधानसभा में रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है. तो 2015 में, 2020 में, सो ये लॉजिक जो है बहुत ज्यादा वैलिड वहां पर नहीं होता. तो इस तरीके के तर्क जो है दिए जा रहे हैं. तो मैंने आपको इसका आर्ग्यूमेंट भी बता दिए हैं, इसमें पॉइंट्स क्या है. अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके 100 दिन के अंदर अंदर जो है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के भी चुनाव हो जाएंगे. एक और पॉइंट है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा. सिंगल इलेक्टोरल रोल का मतलब यह है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि आर्टिकल 243 के तहत
जो है जिसका गठन किया गया स्टेट, हर स्टेट में, वो अलग इलेक्टोरल रोल बना रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रोल बना रहा है। तो अल्टीमेटली सेम काम दो एजेंसीज अलग अलग कर रही हैं, तो अगेन डुप्लीसिटी ऑफ वर्क, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ मनी। तो ये चीजें ना हो उसके लिए सिंगल इलेक्टोरल रोल की भी बात की गई। अच्छा, कोई अगर विधानसभा मतलब जो है कह लीजिए उसकी मेजोरिटी चली जाती है तो क्या होगा? तो अगर मान लो डेडलॉक आ गया, मतलब जो है कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा, तो फिर जो चुनाव होंगे वो रेस्ट ऑफ द टेन्योर के लिए होंगे, जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में होता है। जैसे मान लो 2 साल बाद, 5 साल का टेन्योर है, 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, तो जो फ्रेश चुनाव होने की स्थिति अगर आई तो 3 साल के लिए ही सरकार बनेगी। ठीक है, तो ये है आइडिया। तो मैंने आपको लगभग लगभग इसमें सारे पॉइंट बता दिए हैं एंड यू कैन रीड दिस। मैंने आपको इसमें जो नहीं दी हैं चीजें, जो पॉजिटिव नेगेटिव कहे जा रहे हैं, वो भी बता दिए। ओके, आगे चलते हैं। कैबिनेट नोट टू प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। सो जनजातीय मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जो एरियाज हैं, जो गांव हैं, उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, तो उसके लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपए, बेनिफिटिंग मोर देन 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। सो इसमें यह है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पक्का घर उनको मिले, ठीक है जी, टैप्ड वाटर मिले, ठीक है, और मतलब नल से जल मिले, आयुष्मान भारत कार्ड जो है उनको मिले, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हो, मोबाइल कनेक्टिविटी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये ट्राइबल जो विलेजेस हैं उन पे फोकस करते हुए। ठीक है जी। सो ये जो है 25 इंटरवेंशन विच विल बी इंप्लीमेंटेड बाय 17 लाइन मिनिस्ट्रीज। ये लाइन मिनिस्ट्रीज क्या होता है? लाइन मिनिस्ट्रीज बेसिकली जो इंप्लीमेंट करती हैं चीज को, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट आपका कैबिनेट अप्रूव्स सेटिंग अप ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन ऑन द लाइंस ऑफ आईआईटी साइंस। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए, मतलब जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये कह लीजिए एमिनेंस है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सेंटर ऑफ एमिनेंस है। वैसे ही आयंस मैनेजमेंट के लिए, एनिमेशन के लिए भी कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश की जा रही है। उसका मकसद, अगेन मकसद क्लियर है जी, कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिले, इकोनॉमी बढ़े, और ये एक फ्यूचर का उभरता हुआ कह लीजिए बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है, जिसको सरकार शुरू से ही टैप करना चाहती है। ठीक है, सो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी। आजकल आपने वो वीआर हेडसेट्स देखे होंगे, ठीक है, बड़ा सा हेडसेट लगा के जो है चेहरे पे लोग देखते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वीआर हेडसेट्स उसको बोलते हैं, कि वो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस जगह पर हो, ठीक है, एक्चुअली में वहां पर हो, उस तरीके का आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो टू एंकर द एनिमेशन इकोसिस्टम एंड इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आना, ठीक है, इनटू द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, सेंटर विल बी सेटअप इन मुंबई अंडर द कंपनीज एक्ट 2030। इसके लिए फिकी साथ में आएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है जी। प्रपोज द इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। ठीक है, तो पीएम आशा का फुल फॉर्म है पीएम अन्नदाता आय संरक्षण। अन्नदाता किसान, आय संरक्षण, आय मतलब इनकम, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, तो फार्मर्स की इनकम प्रोटेक्शन स्कीम है। ठीक है जी, चलो एक एक करके देख लेते हैं इसमें क्या है। बेटर प्राइसेस मिले किसानों को, 35,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटगो है, और इसमें यह कहा गया है कि जो प्राइस सपोर्ट सिस्टम है और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम्स हैं उनको जो है कन्वर्ज किया जाएगा। अब इसका मकसद क्या है, कि कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, और ये है क्या, ये प्राइस सपोर्ट सिस्टम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है, चलो समझते हैं। सो ये बेसिकली ये कह रहा है कि किसानों को जो एमएसपी और जो मंथली मॉडल प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, कई बार हम ये कहते हैं ना कि किसानों को जो प्राइस मिलता है वो एक्चुअल सेल प्राइस का काफी कम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो आप मार्केट से प्याज लेकर आ रहे हो, अनियन लेकर आ रहे हो 30 रुपए किलो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो किसान हो सकता है उसको 10 रुपए में बेच रहा है, 8 रुपए में बेच रहा है, तो ये जो बड़ा मार्जिन है ये किसान को नहीं मिल रहा। तो एग्जैक्टली वही यहां पर कोशिश है कि जो वो मार्जिन है, जो एमएसपी मिल रहा है और जो एक्चुअल सेल प्राइस है, उसमें जो है उसको वो प्राइस दिया जाए, मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ एमएसपी वैल्यू। ठीक है, बट इसका मैक्सिमम लिमिट रखा गया कि जो भी एमएसपी वैल्यू होगी उसका 25%, मतलब उसका 1/4 तक ही एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, ताकि किसान को यह ना लगे कि जो सेल प्राइस है वो बहुत ज्यादा है और बीच में जो बहुत सारे बिचौलिए हैं, मिडलमैन है, उनको जो है वो पैसा मिल रहा है। ठीक है, किसान को भी उस एक्स्ट्रा जो सेल प्राइस का बेनिफिट मिले।
ठीक है जी। सो प्राइस सपोर्ट सिस्टम, फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड, कोपरा बाय सेंटर नोडल एजेंसीज, ये इंश्योर करना। ठीक है जी। गवर्नमेंट टू बियर प्रोक्योरमेंट एक्सपेंडिचर लॉसेस ड्यू टू प्रोक्योरमेंट, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स की, ये जो अभी हमने डिस्कस किया दोनों के बीच का जो प्राइस डिफरेंस है, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है जी। तो इसमें जो है सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन टू बी पायलटेड, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स इसमें आएंगे। फॉर ऑयल सीड स्टेट्स हैव द ऑप्शन टू रोल आउट दिस प्रोक्योरमेंट ऑफ, जो पीपीपीएस स्कीम है उसको पायलट बेसिस पे, ट्रायल बेसिस पे ला सकती है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेट्स एंड ड्यूटीज एक्सपेंडेड बेनिफिशियरी बेस ऑफ आयुष्मान भारत योजना। सो ये जो है इन्होंने कहा कि 49% ऑफ आयुष्मान कार्ड जो हैं वो इशू किए जाते हैं महिलाओं को, और अभी तक 7.79 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस हुई हैं, जिसमें जो बेनिफिशियरीज हैं 3.61 करोड़, दैट इज फीमेल्स। ठीक है। तो ये सीधा सीधा मतलब बेसिकली ये न्यूज ये बता रहा है कि महिलाओं को भी इसका बहुत बड़े स्तर पर बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। ओके, सो आयुष्मान भारत कार्ड क्रिएशन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। नेक्स्ट आपका पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है जी। सो पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिस्टम फॉर प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ई बसेस। अगेन द आइडिया इज कि जो नई बसेस आए, हर बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये काम, बड़े स्तर पर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस यूज होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें ई बसेस मतलब इलेक्ट्रिक बसेस आए। ठीक है जी। प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ई बसेस बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 2028-29 तक। और ये जो है विल सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ ई बसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट। ठीक है। तो ये जो है उसी में जो हमने पहले पीएम ई ड्राइव वाला जो स्कीम देखा था, उसी में को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बजटरी सपोर्ट स्कीम अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अगेन कार्बन एमिशंस कम होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। ठीक है, बजटरी सपोर्ट है, कॉस्ट ऑफ इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जिसमें लगभग 12,000 करोड़ का आउटले रखा गया है। ठीक है जी। चलिए 2024-25 से लेकर 31-32 तक, नेक्स्ट 8 सालों में जो स्कीम है वो सपोर्ट करेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को विद अ क्यूमुलेटिव जनरेशन कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली दिस मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 31,000। ठीक है, 350। और ये जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ओवर 25 मेगावाट, इस सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। मकसद क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रिमोट और हिली प्रोजेक्ट में एरियाज में, लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल अलॉन्ग विद इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज बढ़े थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट आए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट आपका 100 डेज टारगेट ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ये अचीव कर लिया गया है। ठीक है जी, अचीव 100 डे टारगेट फॉर दिस, अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन में जो अभी चल रहा है, इसको एक्सटेंड किया गया है। इसमें जो आपके जो टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनमें स्पीशीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसको लेकर ये फंड एक्सटेंड किया गया है। ठीक है। एलिफेंट रिजर्व 55 टाइगर रिजर्व, 33 एलिफेंट रिजर्व, 718 प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, ये जो है स्कीम में आपका कवर होगा। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है 5 लाख सेपलिंग्स 1 घंटे के अंदर अंदर। किसने किया है? 128 इन्फेंट्री बटालियन, इकोलॉजिकल टास्क फोर्स ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, वन ऑफ द 6 यूनिट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई जैसलमेर में। ठीक है, तो 5 लाख सेपलिंग्स जो है लगाएंगे, एक पेड़ मां के नाम अंडर एंड टेरिटोरियल आर्मीज आउटरीच प्रोग्राम भागीदारी एंड जिम्मेदारी के तहत ये जो है लॉन्च किया गया। बैनर था प्रोटेक्ट ट्रीज, तो ये आप देख सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन बर्ड पार्क इनॉग्रेटेड बाय नितिन गडकरी ऑन सितंबर 28। ऑक्सीजन बर्ड पार्क नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज,
ठीक है जी, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट जमथा इंटरसेक्शन ऑफ नागपुर हैदराबाद मुंबई कोलकाता हाईवेज, 8 हेक्टेयर में स्प्रेड है। 8,000 से ज्यादा डाइवर्स प्लांट स्पीशीज हैं और इसको डेवलप किया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो हाईवेज अथॉरिटी के ही मंत्री हैं नितिन गडकरी और नागपुर के एमपी भी हैं। और ये जो पार्क है डेवलप किया गया है मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक से। देखो मियावाकी फॉरेस्ट, अच्छा, सेक्शन ऑफ द पार्क इज डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। अब ये मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक जो है ये जापानीज बोटेनिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर अकीरा मियावाकी, उनके द्वारा ये डेवलप किया गया था, जिसमें बेसिकली फॉरेस्ट को जल्दी से कैसे डेवलप किया जा सकता है, सस्टेनेबल तरीके से कैसे डेवलप किया जा सकता है। सो 2 to 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिजिनियस ट्रीज बेसिकली इसमें, जैसे नर्सरी हम कहते हैं, ठीक है, कि आप पहले सैपलिंग्स को सीधा ना लगाएं, पहले उसको तैयार करें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, फिर उस सैपलिंग्स को जाकर लगाएं, ठीक है, तो उसके जो चांसेस हैं, ठीक है, उसका सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली द मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक, जिसमें काफी जल्दी से आप उसको फॉरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव कर दिया है नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद। देखिए जितने भी ड्रोन्स हैं उनके लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट करना कि भाई ड्रोन की स्टैंडर्डाइजेशन, उसके लिए वो टेस्टिंग होगी, कहां पर होगी, नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद एज अ सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स। और दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट स्कीम्स, और ये है टू इंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो गवर्नमेंट का विजन है कि इंडिया को एज अ ग्लोबल हब फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी। देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी के मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं, सिविलियन एप्लीकेशंस भी हैं। आज के समय पर हम दूर दराज के इलाकों में मेडिसिन को डिलीवर करना है, फूड सप्लाईज को डिलीवर करना है, ये सारी चीजें हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। सो नेशनल टेस्ट हाउस एक प्रीमियर टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस इंस्टीट्यूशन होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन ही बन जाएगा आपका सीधा सीधा, नेशनल टेस्ट हाउस फॉर ड्रोन्स ये किस मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो जनरली दिमाग में नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट अनाउंसेस 23rd लॉ कमीशन, ठीक है जी। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफिकेशन अनाउंस किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 23rd लॉ कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027। जो अर्जुन राम मेघवाल है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंडिपेंडेंट चार्ज, इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एस एक्स ऑफिशियो मेंबर, नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। जनरली जो सर्विंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं लॉ कमीशन के। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद सिंपल भाषा में समझें तो जो भी कानून है उनको स्टडी करना, उनमें क्या बदलाव होने चाहिए, ठीक है जी, समय समय पर क्या क्या मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, कौन से ऑब्सोलीट लॉ हैं जिनको हटाया जाना चाहिए, इन सब के बारे में रिकमेंडेशन देता है, ठीक है जी। तो पहला लॉ कमीशन ब्रिटिशर्स के समय पर जो आया था, सबसे पहले ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कोई इसको लेकर कानून पास नहीं किया गया, ना ही ये नॉन, इट इज ऑल्सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में भी कहीं मेंशन नहीं है। इट्स ए एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन और रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ, ठीक है। अगर हम इसका थोड़ा हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 जो है, जो अंग्रेजों के समय पर, अच्छा इसमें एक बहुत 2 चीजें थी, ठीक है, 2 चीजें थी जिन पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का होल्ड था या कह लीजिए मोनोपोली थी, वो हटा दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हटा दी गई थी, 2 चीजें, ठीक है। एक है चाय, चाय, दूसरी कौन सी है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 से ये मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। एनीवेज आगे आ जाओ। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकले, ठीक है, मैकले जो एजुकेशन पॉलिसी आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, रट्टाफिकेशन की, तो ये भाई साहब की देन है। और अंग्रेजी पे जो फोकस था कि भाई इंग्लिश होगा मेन मीडियम ऑफ एजुकेशन, ही इज द वन, ठीक है। सो इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये जो है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 4 लॉ कमीशन। पहला जो लॉ कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस बना था, वो बना था, ठीक है जी, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर एमसी सेतलवाद एज इट चेयरमैन, ठीक है। तो उस समय के जो अटॉर्नी जनरल थे एमसी सेतलवाद, उनके अध्यक्षता में ये फर्स्ट लॉ कमीशन बना था।
चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, ठीक है, अनाउंस्ड प्लान्स फॉर व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है सर? ठीक है जी, सो इट इज रिलेटेड विद द मिल्क प्रोडक्शन। सो ऑपरेशन फ्लड 1970 में लॉन्च किया गया था, अशर्ड इन व्हाइट रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्म द डेयरी सेक्टर। खासकर इसमें अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहूं तो अमूल, ठीक है, जो ब्रांड निकल कर आया, जो कि एक आज के समय पर इंडियन ब्रांड ही नहीं, एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है, ठीक है, बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है। रिवॉल्व्स अराउंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इसमें कहा गया है कि डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं वो हर दिन जो है 660 लाख केजी जो है मिल्क प्रोक्योर करते हैं 2023-24 में, जिसको बढ़ाकर 1007 केजी पर डे करना है 2028-29 तक। मतलब मोटा मोटा कहें तो 33% इंक्रीज करना है, ठीक है, 33% इंक्रीज करना है उनकी जो प्रोक्योरमेंट है पर डे की। इससे क्या होगा, किसानों को एक्स्ट्रा इनकम होगी, ठीक है जी, और जो हमारे कॉपरेटिव्स हैं वो इंप्रूव होंगे, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड रेगुलेटर है डेयरी इंडस्ट्री का, और उन्होंने कहा है दैट दे प्लान टू एस्टैब्लिश 56,000 न्यू मल्टीपर्पज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द न्यू जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं विल बी एस्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, बल्क जो है आपका विल कम थ्रू द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग होगी। ओके, ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है अब, हैविंग रीच्ड दिस मच मिलियन टन्स 2022-23, और 1951-52 में जो हमारी मिल्क प्रोडक्शन थी 17 मिलियन टन थी। तो यू कैन जस्ट सी दैट इट हैज इंक्रीज्ड। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 13 टाइम्स, ठीक है, 13 टाइम्स, ठीक है। और बेसिक एंड एनिमल हस्बेंड्री, और इसमें कह लीजिए यूपी से आपको लगभग 15% मिल्क, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है, 53% तो इन्हीं 5 स्टेट से आपका, पूरे भारत का कह लीजिए मिल्क प्रोडक्शन इन्हीं 5 राज्यों से है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट, जिसको हाई सी ट्रीटी के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जिसमें यह कहा जाता है कि जो बेस लाइन है, जो कोस्टल एरिया है, उसके 12 नॉटिकल माइल तक वो आपका एरिया है, जिसको टेरिटोरियल वाटर्स कहा जाता है। फिर उसके अगले 12 नॉटिकल माइल या बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक होता है कॉन्टिग्यूअस एरिया, और उसके आगे 176 नॉटिकल माइल या बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड होता है हाई सीज। ये हाई सीज जो है किसी भी देश का नहीं है, ये कह लो कि ह्यूमन काइंड का है, मैन काइंड का है, दुनिया के सारे देशों का है, कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे गांव में हमारे कह लो पंचायत की हम कहते हैं ना, जमीन है ये सबकी है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, तो वैसे ही है। तो उसमें किस तरीके से जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन, और इसको हाई सी ट्रीटी भी कहा गया है, इंश्योर्स कि कोई भी कंट्री कैन क्लेम सॉवरेनिटी राइट्स ओवर मेरीन रिसोर्सेज इन द हाई सीज। इसमें आजकल चाइना चल रहा है आगे, चाइना कह रहा है कि जैसे साउथ चाइना सी है, 9 डैश लाइन है वहां पे, 9 डैश लाइन, ये आप मैप में देखेंगे, 9 डैश लाइन वो कहता है कि जी पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, ठीक है, मतलब पूरा जमीन तो जमीन, समुद्र भी मेरा है, ठीक है। सो एनीवेज उस पे हम किसी दिन और चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर सेशन काफी बड़ा हो जाएगा। बट द आइडिया हियर इज के ये जो है मेरीन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, और कोई भी देश उस पर अपनी सॉवरेनिटी क्लेम ना करे, दैट इज द आइडिया, ठीक है जी, ठीक है। सो अलॉन्ग साइड दिस, ये पूरा डिटेल में आपका दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन को भारत इसमें देखेगा। हाई सी एब्जॉर्ब अराउंड 30% of the carbon dioxide produced by humans each year, and but only 1.5% of the high seas are currently fully protected। ये रहा आपका 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल वाटर्स कहा जाता है, कॉन्टिगुअस जोन, ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और फिर ये आ गया आपका हाई सीज, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेटेड टू नेशन 3 इंडिजिनियसली डेवलप्ड कंप्यूटर्स इन पुणे, that is 3 Paramrudra supercomputers are developed indigenously under the National Supercomputing Mission। ये आपका डिप्लॉय किया गया, these supercomputers have been deployed in Pune, Delhi and Kolkata, so to boost research in the field of astronomy, medicine and high energy physics। ठीक है, तो मकसद क्या है, एस्ट्रोनॉमी में
मेडिसिन में, हाई एनर्जी फिजिक्स में जो है रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और दो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जो है फॉर वेदर रिसर्च नेम्ड अर्का एंड अरुणिका। ठीक है, अर्का एंड अरुणिका, और जो है इसकी दो साइट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे। ये अपने आप में भी क्वेश्चन बनता है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, चार इंस्टीट्यूट के नाम दिए, चार उनके हेडक्वार्टर या चार प्लेसेस, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट नोएडा में, और जो अर्का और अरुणिका है विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग हाई पावर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम मिहिर एंड प्रत्यूष। ठीक है जी, लोकेटेड एट आईआईटीएम पुणे। सो जो भी मिहिर या प्रत्यूष कोई सुन रहा है तो वो थम्स अप कर दे। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट लॉन्चेस विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। ये एक नया कह लीजिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़ा अच्छा चीज है। देखो, एक टर्म आता है ये रहा ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। ठीक है, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, इसको थोड़ा सा समझ लो। एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो भी मेरे साथी कह लीजिए आईटी इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे। जो नहीं है, मतलब उनके लिए है, बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस समझ लो पहले, कि कई बार बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत महंगे आते हैं, तो कंपनी क्या करती है, जो है वो आपको एक तरीके से रेंटल बेसिस पे जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसको और सिंपल भाषा में समझो कि आपने एक घर है, ठीक है, मान लो एक घर जो है 50 लाख रुपए का है या 1 करोड़ रुपए का है, आप नहीं खरीद सकते अभी, पर आपको लगता है कि 50 लाख का घर है, मैं इसका किराया दे सकता हूं 10,000 रुपए महीना फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो 10,000 रुपए महीना आपने किराया दे दिया, तो वो जो है वो आपके पॉकेट में आ रहा है। ठीक है, वो दैट यू कैन एक्सेस, तो आप पूरे घर के मतलब उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं, उस पूरे घर को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, रेंटल अमाउंट देके। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, कि सॉफ्टवेयर है, बहुत महंगा है, आप उसको खरीद नहीं सकते, बट उसका एक नॉमिनल अमाउंट पे करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मान लो कोई काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें मदद मिलेगी। वैसे ही ये है बास। ठीक है, ये बेस नहीं है, ठीक है, वो ये बास है, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। ठीक है, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। तो ये जो है विद अ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप, कुल मिला के कंपनीज जो हैं, बहुत सारे जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सेस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट, सो दे विल बी एबल टू एक्सेस दिस। ठीक है, एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी इन डिजिटल सर्विस डिलीवरी। ये जो स्टैक है ये होस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट का जो एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, एनआईसी डाटा सेंटर इन भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद, इंश्योरिंग रॉबस्ट एंड स्केलेबल सर्विस डिलीवरी। बेसिकली कुल मिला के सर्विस डिलीवरी अच्छी हो पाएगी, एंड इससे एंड टू एंड परमिशनड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, रेडी टू यूज सिक्योरिटी ऑडिटेड ब्लॉकचेन कंटेनर्स फॉर प्रोडक्शन सेटअप। आई नो थोड़ा सा ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी में जो है जो गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बना के दे रही है, और उसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया रेंटल बेसिस पे इसको, दैट इज द आइडिया। ब्लॉकचेन स्पेसिफिक सिक्योरिटी ऑडिट गाइडलाइंस, ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अक्रॉस 3 डाटा सेंटर्स। ये आपका यहां पर आइडिया है, बहुत ज्यादा टेक्निकल इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट द आइडिया हियर इज ब्लॉकचेन एज अ सर्विस आप यूज कर सकते हैं। हाँ, ये है आपका एक्चुअल एप्लीकेशन विच यू शुड नो। ठीक है, ई स्टैंप सॉल्यूशन, जुडिशरी एप्लीकेशन, आईपीएस ऑफिसर सर्विस डिलीवरी ट्रेनिंग, रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो सकता है इससे, फॉरेंसिक एप्लीकेशन है इसकी, प्रमाणिक वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल ऐप ऑथेंटिसिटी, कंसेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, आईओटी दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिवाइस सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कॉटन बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेन, ये सारी चीजें जो हैं आप इससे कर पाएंगे। मतलब जो सर्विस डिलीवरी है आम लोगों तक वो आसानी से हो पाए। ठीक है, उसको ट्रैक करना, मॉनिटर करना वो आसान हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्चेस एक पेड़ मां के नाम ऐप। ठीक है जी, सो ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च्ड एक पेड़ मां के नाम ऐप, जिसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूजर जो है एक पेड़ लगाएं, ठीक है, और उसको मतलब उसकी लोकेशन को टैग करें। ठीक है, यूजर्स कैन प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द ट्री टाइप, लोकेशन, ओकेजन फॉर द प्लांटिंग द ट्री. Users can track the carbon credits they have earned also.
नेक्स्ट आपका शिवराज सिंह चौहान जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, टू लॉन्च एग्री श्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल। ठीक है जी, सो द आइडिया इज लॉन्च्ड एग्री श्योर फंड कृषि निवेश पोर्टल। ये जो है कैटर करेगा टू डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्री, ताकि उनको इजी एक्सेस मिल सके इंफॉर्मेशन का रिगार्डिंग वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फंड जो स्कीम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिराज सिंह लॉन्च विजन नेक्स्ट पोर्टल एंड परिधि 24-25। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो, इसमें इंडिया का पहला इनिशिएटिव है जिसमें एआई और ईआई को यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा। ठीक है, टू जनरेट इंडियन फैशन ट्रेंड इनसाइट्स एंड फोरकास्ट, एस्टेब्लिश इन 2018। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेगूसराय एक्सटेंशन सेंटर भी ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया। तो ये कहा जाता है कि जो भी फैशन इंडस्ट्री है ना, पिछले कुछ दशकों से जो डेवलप हुई, वो पेरिस फ्रांस में हम देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, यूएस में देखते हैं। तो इंडिया के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस और एआई दोनों को यूज करते हुए इंडियन टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है यहां पर उसको लॉन्च किया जाएगा। मतलब उस फैशन को इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग लॉन्च किया जाएगा, ये आइडिया है यहां पर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका सुगम्य भारत ऐप। ठीक है जी, तो सुगम्य भारत ऐप क्या है? इसमें 1400 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं रिलेटेड टू द असेसिबिलिटी। बेसिकली ये है आपका जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं, दिव्यांगजन हैं। इनिशिएटिव लिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के द्वारा। ये उन लोगों को मदद करने के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड हैं और एल्डरली हैं, ताकि जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फ्रेंडली होना चाहिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन फ्रेंडली होना चाहिए। रिपोर्ट एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर उनको वहां पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग्स में किसी तरीके की दिक्कत आती है, तो वो इस सुगम्य भारत ऐप में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अभी तक उन्होंने कहा कि इसमें 1400 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका, ठीक है जी, रंगीन मछली। ठीक है, रंगीन मछली, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग राजीव रंजन सिंह अनवील्ड द रंगीन मछली मोबाइल ऐप। ठीक है जी, और ये लॉन्च किया गया आईसीआर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इन भुवनेश्वर, और ये जो है डेवलप किया गया है फ्रॉम द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, नई ऐप ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू बोथ नोवाइस एंड प्रोफेशनल फिशर्स इन द ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री। ठीक है, तो आइडिया है इसके एक गाइड के रूप में काम करे जो भी नए मछुआरे हैं उनको लेकर। ठीक है, खासकर जो ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री के। नेक्स्ट आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट फैशन इनिशिएटिव विजन नेक्स्ट। विजन नेक्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव। सो बाइलिंगुअल वेब पोर्टल है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एआई और ईआई को यूज किया जाएगा। इसके अलावा भास्कर पोर्टल, भास्कर पोर्टल जो है स्टार्टअप्स के लिए है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको एक जगह लेकर आना। ठीक है, स्टार्टअप, इन्वेस्टर, मेंटर, अदर स्टेक होल्डर्स, ताकि उनके बीच में एक सीमलेस इंटरेक्शन हो सके। और इट अलाइंस विद द गवर्नमेंट्स विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आपका अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्टलक्ष्मी, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 सिस्टर स्टेट्स प्लस सिक्किम, तो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को साथ में लेकर आना। टू बी हेल्ड फ्रॉम 6 दिसंबर टू 8 दिसंबर, ये होगा दिल्ली में भारत मंडपम। इंस्पिरेशन फ्रॉम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसको नाम दिया गया अष्टलक्ष्मी। तो आई होप ये समझ आ गया आपको, अष्ट मतलब 8, लक्ष्मी, सो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग 8 फॉर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और इसमें खास तरीके से आपको मूगा और एरी सिल्क के बारे में बताया जाएगा, जो वहां के आर्ट क्राफ्ट है उसके बारे में, स्पेशल फोकस ऑन जीआई प्रोडक्ट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स, इनके बारे में शोकेस किया जाएगा दिल्ली में भारत मंडपम। ठीक है, सेंट्रल दिल्ली में आप जाएंगे, वहां पर इसके बारे में शो किया जाएगा। ये आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जीआई टैग के प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका पीयूष गोयल लॉन्चेस जन सुनवाई पोर्टल टू एड्रेस ग्रीवेंसेस पर्टेनिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्री हैं, तो इन्होंने वाणिज्य मंत्रालय से रिलेटेड जो भी कह लीजिए कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड अथॉरिटी, तो एक ऑनलाइन
जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, ठीक है, जिसमें जो भी ग्रीवेंसेस हैं इंडस्ट्री के, ट्रेड रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं, वो जो ट्रेड रिलेटेड लोग हैं वो इस पे अपने ग्रीवेंसेस को रख पाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ई श्रम रिसीव्स ओवर 30 करोड़ रजिस्ट्रेशंस इन लास्ट 3 इयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का कहना है कि ई श्रम पोर्टल पे 30 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आ रहा है फॉर द कंट्रीज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा जो है देना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक सामाजिक सुरक्षा देना। ये असंगठित क्षेत्र क्या होता है? असंगठित क्षेत्र है जो इस एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम नहीं करते, या तो गवर्नमेंट सेक्टर है, ये जो कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज उनमें काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके फर्दर बहुत सारे कह लीजिए टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अभी मैं ब्रॉडली सिर्फ यही आपको समझना है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाई गई हैं, ई श्रम, जिसमें 30 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई है। ठीक है जी। सो इसमें इसके अलावा वर्किंग टू इंटीग्रेट मेजर स्कीम्स लाइक जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जो कि आपके बैंक अकाउंट से एक बहुत नॉमिनल अमाउंट करता है, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम स्वनिधि योजना, महात्मा गांधी मनरेगा हो गया आपका, और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये सारे स्कीम्स को एक जगह कंबाइन करना ताकि उनका बेनिफिट्स मिल सके। नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूट न्यू सेक्शन फॉर यंग फिल्म मेकर्स। ठीक है, यंग फिल्म मेकर्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि होता है गोवा में हर साल, लगभग इसी टाइम पे होता है, नवंबर के महीने में, 20 to 28 नवंबर। और सो बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म्स सेक्शन 2024। नेक्स्ट आपका वैम वेव्स। ठीक है, वेव्स क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है, एनिमेशन को लेकर। तो ये ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है ये भारत में होने जा रहा है। ठीक है जी। सो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड दिस वेव्स कॉन्टेस्ट, एम टू नर्चर द लोकल टैलेंट और tap into growing interest in Japanese manga and anime among the Indian audiences। तो एनिमेशन सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो वो जो है इसमें जो है बात की गई है। गवर्नमेंट इज गेयरिंग अप टू होस्ट द इनॉग्रल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ताकि इंडिया के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेसेस फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल टुडे। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और इंडिया का जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है इंक्रीज 32 फोल्ड इन द लास्ट 10 ईयर, 32 गुना बढ़ा है। ठीक है, 32 गुना बढ़ा है। और पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल हुआ, और इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल कैपेसिटी तैयार करेंगे। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत और फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें कहा गया कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में, बाद में कहा गया कि नहीं, जो उसके बियॉन्ड कंट्रीज हैं वो भी इसका पार्ट बन सकती हैं। 100 से ज्यादा देश हो चुके हैं। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव जो है वॉज पुट फोर्थ बाय इंडिया इन 2018। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका लाइव टेलीकास्ट ऑफ कर्टन रेजर ऑफ भारत टेक्स। सो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स जो है आपका अगले साल होगा। ठीक है जी, मकसद यही है टेक्सटाइल्स के प्रमोशन को बढ़ावा देना। रिसेंटली हमने देखा कि वियतनाम है, बांग्लादेश है, वो काफी इंप्रूव किया है कहीं ना कहीं, उसमें टेक्नोलॉजी को लाकर भारत भी अपने टेक्सटाइल सेक्टर को इंप्रूव करना चाहता है। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ठीक है जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑर्गेनाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट भारत मंडपम। 800 से ज्यादा जजेस ने जो है इसको अटेंड किया। ऑल्सो रिलीज कॉइन एंड स्टैम्प कमेमोरेटिंग 75 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पोषण माह। ठीक है जी, महात्मा मंदिर गांधीनगर में इसका 7th एडिशन लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। वॉश वाटर सैनिटेशन हाइजीन कॉन्फ्रेंस। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, वॉश क्या है फुल फॉर्म? ठीक है जी, और थीम क्या था? सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई।
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई को इंश्योर करना, सस्टेन करना। ठीक है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य है, जिसमें जिसमें साफ पानी प्रोवाइड करना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आपका फर्स्ट एवर इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कनक्लेव 2024, ये आपका जिसमें सीईआई इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये किया गया, ये मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये आपका, ठीक है जी, यूरोप और कह लीजिए अफ्रीका को अलग करता है, तो ये मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ जो कंट्रीज लगती हैं उनको मेडिटेरेनियन कंट्रीज कहा जाता है, जहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, जहां पर सर्दियों में बारिश होती है, गर्मियों में बारिश नहीं होती, इसीलिए वाइन, सिट्रस फ्रूट्स की कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस माना जाता है। ठीक है, और इन देशों के साथ इंडिया के जो है ट्रेड और कह लीजिए इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इन देशों के साथ बिजनेस को इंप्रूव करना, इंडिया का जो टोटल ट्रेड है मेडिटेरेनियन कंट्रीज के साथ, वो 2017 से 2022 के बीच में डबल हुआ है। ठीक है, लगभग डबल हुआ है, तो उसको हम आगे और कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डेवलप्ड फर्स्ट एवर नेशन वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखो अपना देश पीपल चॉइस कॉन्टेस्ट 2024। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ भारत की जनता, जो लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। सो वोटिंग जो है 15 सितंबर तक ओपन थी। ठीक है जी, और मकसद क्या था कि पोल किया जाए, लोगों को एंगेज किया जाए कि उनकी प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है, तो पता लग जाएगा लोगों के बारे में कि लोग क्या सोच रहे हैं। एंड अंडरस्टैंड टूरिस्ट परसेप्शन अक्रॉस 5 टूरिज्म कैटेगरीज, स्पिरिचुअल, कल्चरल हेरिटेज, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर एंड अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर्स मीट ऑफ ANRF। ANRF क्या है? सो दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान मतलब रिसर्च, रिसर्च को कैसे बढ़ावा दिया जाए, एक जितने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको साथ में लेकर आना। एक रिसेंटली प्रोग्राम हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर लास्ट मंथ के, कि एक सिंगल पोर्टल होगा और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के जो जर्नल्स हैं वो आप एक्सेस कर सकेंगे। इस तरीके की चीज जो है लाने की कोशिश की जा रही है। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन के तहत ये जो है एस्टेब्लिश किया गया है। द फाउंडेशन एम्स के फंड, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट रिसर्च अक्रॉस इंडिया यूनिवर्सिटीज, क्योंकि इंडिया, ये एक बात ग्लोबली कही जाती है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के केस में और इंडिया के केस में भी, कि हमारा जो R&D का एक्सपेंडिचर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो बहुत कम है। और जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक नवाचार नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक जो वो सपना है, लाइक $50 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कई बार कहा जाता है $55 ट्रिलियन का 2047 तक, वो अचीव करना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किया। भारत में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था ये चाइना में। मकसद क्या है? सिविल एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देना। इंडिया में, इंडिया इज वन सच कंट्री जिसमें वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिविल एविएशन सेक्टर है। एयरपोर्ट्स की संख्या लगभग डबल हो चुकी है। अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए, ओवरऑल जो ट्रैफिक है, मतलब जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, वो बड़े स्तर पर बाय एयर ट्रेवल कर रही है। सो कॉरेस्पॉन्ड्स टू 80th एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ शिकागो कन्वेंशन साइंड इन 1944 बाय द डेलीगेट्स फ्रॉम 54 कंट्रीज। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंसेस अडॉप्शन ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन। सो अगेन इसी से रिलेटेड है, सक्सेसफुली होस्टेड द कॉन्फ्रेंस एट भारत मंडपम। मकसद क्या था इसका? कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, रीजनल कॉपरेशन बढ़ाई जाए, इमर्जिंग चैलेंजेस क्या हैं उन पर काम किया जाए, और सिविल एविएशन सेक्टर को कैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बढ़ावा देना है। इन हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये आप कहीं मेंशन कर सकते हो किसी, अगर आप खासकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज या यूपीएससी सीएपीएफ जिनमें रिटन एग्जामिनेशन होता है, उनमें ये फैक्ट कोट कर सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। दुनिया भर में जो पायलट्स हैं, वुमेन पायलट्स हैं, दैट इज 5%। इंडिया में ये नंबर 15% है, 3 टाइम्स। तो ये जनरली, मतलब ये डाटा आपको देखने को भारत में नहीं मिलता है। इंडिया में 15% जो पायलट्स हैं वो वुमेन पायलट्स हैं, और इसको एक एडवाइजरी और इशू की गई है, इसको और बढ़ाया जाए इस नंबर को। ठीक है जी, चलिए इंडिया इज सेट टू अचीव गोल ऑफ हैविंग 350 to 400 एयरपोर्ट्स बाय 2047। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जो है स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली हुई दिल्ली में,
और सो हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईटीओ हिस्ट्री इन इंडिया। 150 साल की हिस्ट्री में पहली बार ये जो है इंडिया में होगा 14 से 20 अक्टूबर। डायरेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में इसमें चर्चा होगी, मतलब कैसे टेलीकॉम सेक्टर में क्या दिक्कतें हैं और कैसे कॉपरेशन बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका सेमिकॉन इंडिया 2024, सेमीकंडक्टर्स में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना, चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करना, दैट इज द आइडिया। 11 सितंबर इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, 11 से 13 सितंबर के बीच में हुआ। सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी विच इन्विजन्स मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट आपका आईसीए ग्लोबल कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉपरेटिव अलायंस, जो कॉपरेटिव्स हैं, सहकारी, ठीक है, मंत्रालय जो है हमारा, या सहकार को बढ़ावा देना, ठीक है, कॉपरेटिव्स को बढ़ावा देना। 2024 शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम नवंबर 25 टू 30, भारत मंडपम दिल्ली में, और इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कॉपरेटिंग बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो ये है अल्टीमेटली, देखो कॉपरेटिव्स को ना, एक तरफ कैपिटलिस्ट सिस्टम है, एक तरफ सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सिस्टम है, या सोशलिस्ट सिस्टम कह लीजिए, उसका एक मिडल पाथ के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जिसमें जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो ओनर भी है और कलेक्टिवली सब मिलकर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम है इसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका अमित शाह एड्रेस्ड I4C, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, फर्स्ट फाउंडेशन डे, और ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 2018 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर वेब बेस्ड मॉड्यूल समन्वय एक प्लेटफॉर्म है जिसमें साइबर क्राइम डाटा रिपोजिटरी है, और उसके अलावा साइबर कमांडो प्रोग्राम्स, ठीक है, जिसमें कि एक विंग ट्रेंड स्पेशलिस्ट है, मतलब जो साइबर कमांडोज हैं स्टेट्स और यूटीज में, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको तैयार करना। सस्पेक्ट रजिस्ट्री बेस्ड ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इन कोलैबोरेशन विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, ये इसका आइडिया है। क्योंकि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 टू बिगिन फ्रॉम 17 सितंबर, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, तो उसी से ये जो है लॉन्च किया गया फॉर प्रमोटिंग क्लीनलीनेस नेशन वाइड। ठीक है, एंड टिल 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और अक्रॉस द कंट्री स्वभाव स्वच्छता संस्कार, ठीक है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ठीक है, 10th एनिवर्सरी है स्वच्छ भारत मिशन का, और द गवर्नमेंट विल ट्रांसफॉर्म 2 लाख क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स एज अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाएगा सिंगल विंडो सर्विसेज के लिए फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। ओपन डेफिकेशन को खत्म करना, इलिमिनेट करना, ठीक है, इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक साइंटिफिक तरीके से इसको प्रमोट करना, दैट इज आइडिया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगेन भारत मंडपम में ये जो है होने जा रहा हुआ। ठीक है, 90 कंट्रीज, 26 इंडियन स्टेट्स यहां पर पार्टिसिपेट, जापान पार्टिसिपेटिंग एज अ पार्टनर कंट्री, वियतनाम और ईरान। अगेन इंडिया के क्यूलिनरी को, फूड को बढ़ावा देना, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आपका 10th सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस, सो इंडियन पार्लियामेंट जो है होस्ट करेगा 2 दिन का 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, ये 23 और 24 सितंबर को हुआ, जिसको हेड किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने, एंड विच इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ सीपीए इंडिया रीजन। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है एक नया कह लीजिए न्यू फ्लैग डिजाइन किया गया है। ये डिजाइन किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसमें अशोक चक्र है। ठीक है जी, ये आपका अशोक चक्र, ठीक है, आइकॉनिक सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग होगी और ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक शो होगी। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट की बात करें आर्टिकल 124 में, और 26 1950 को ये एग्जिस्टेंस में आया था। 28 जनवरी 2 दिन के बाद जो है सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनॉग्रेटेड द प्रेजेंट बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट ने कंस्टिट्यूट किया है कमिटी हेड बाय द जस्टिस नवाब सिंह टू रिजॉल्व द फार्मर ग्रीवेंसेस एट द शंभू बॉर्डर। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार ने पंजाब से आए जो किसान थे उनको रोक लिया था
जिसको लेकर जो है केस हुआ कि आप कैसे रोक सकते हैं आर्टिकल 19 फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम टू ट्रेवल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो इसको लेकर फॉर्मर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जज जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है टू एमिकली रिजॉल्व जो भी ग्रीवियंसेस हैं किसानों के एट द शंभू बॉर्डर बिटवीन स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है जी। द कमिटी इज टू कन्वीन इट्स फर्स्ट मीटिंग विद इन अ वीक। सो बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस सूर्यकांत उज्जवल बयान, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया इन अ पिटीशन फाइल्ड बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, जिसमें कहा गया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहा था कि इस ब्लॉकेट को हटाया जाए। ठीक है, उसको चैलेंज करते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट आपका फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अप्रूव्स नवरत्ना स्टेटस फॉर 4 central public sector undertaking, that is RailTel of Corporation, NHPC Limited, SJVN, Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, Solar Energy Corporation of India। नवरत्न PSUs में कैटेगरीज हैं, जैसे महारत्ना है, नवरत्ना है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, बेस्ड ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, नेटवर्थ और प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ये जो आपकी पीएसयूज हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली इनको फंक्शनल ऑटोनॉमी दी जाती है। ठीक है, फंक्शनल ऑटोनॉमी दी जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका मिनिस्टर फॉर रेलवेज अश्विनी वैष्णव अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट। ठीक है जी, तो ये है आपका वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट डिजाइंड बाय भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है बीएमएल शांतनु रॉय। इंडिया की पहली वंदे मेट्रो जो है इसको रीनेम कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल के रूप में। ठीक है, अहेड ऑफ लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये भुज और अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो मेट्रो जनरली अभी तक हम ये देख रहे थे कि विद इन अ सिटी है। ठीक है, या आसपास की जो सिटीज हैं, जैसे दिल्ली में अगर आप देखोगे तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ठीक है, इसको कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली बाकी सिटीज में जब आप मेट्रोस को देखते हो तो इस पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं, पर ये जो है एक सिटी से दूसरी जगह पर काफी डिस्टेंस पर जो है उसको कनेक्टिविटी देगा। ठीक है, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। रेलवे मिनिस्ट्री रीनेम्ड द सर्विस टू नमो भारत रैपिड रेल। इंडिया का पहला बायो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है लेड बाय जेंसॉल इंजीनियरिंग कोलैबोरेशन विद मैट्रिक्स गैस। इसमें 25 टन बायो वेस्ट को 1 टन हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाएगा। हाइड्रोजन जो है बहुत क्लीन फ्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर वेपर बनाता है और काफी एनर्जी रिलीज करता है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन होता है जब हाइड्रोजन को तोड़ा जाता, वाटर को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो है उसमें ब्रेक किया जाता है यूजिंग द ग्रीन एनर्जी, सो दैट बिकम्स ग्रीन हाइड्रोजन। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये बायो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। India to get first national security semiconductor fabrication plant as a part of collaboration with US। ठीक है जी, और ताकि हम चिप्स को प्रोड्यूस कर सकें फॉर यूज इन मिलिट्री हार्डवेयर और नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन। ये पहला इंडिया यूएस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पार्टनरशिप है और इसको शक्ति का नाम दिया गया है। ये इसमें प्रोड्यूस होगा इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स। देखो यूएस चाहता है चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करना और इंडिया भी यही चाहता है, और दोनों देश मिलकर साथ में आ रहे हैं और चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो उनकी डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर्स में। सपोर्टेड बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है बिटवीन भारत सेमी, थर्ड आई टेक और यूएस स्पेस फोर्स के बीच में। नेक्स्ट आपका एनटीपीसी कायमकुलम टू पायनियर मेथनॉल बेस्ड पावर जनरेशन इन इंडिया। सो भेल ने सिक्योर किया है ऑर्डर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेथनॉल फायरिंग इन गैस टर्बाइन ऑफ कायकुलम सीसीपी। ठीक है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मेथनॉल, मार्किंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। एनटीपीसी और भेल साथ में आए हैं। ठीक है, मेथनॉल जो कि क्लीन फ्यूल है, सस्ता है, ठीक है, और ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, तो दैट इज द आइडिया, बट टॉक्सिक भी है। कई बार हम देखते हैं ना जहरीली शराब, तो उसमें एथेनॉल की जगह मेथनॉल मिला दिया जाता है तो जहरीली शराब हो जाती है। बट यहां पर शराब की बात नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। द आइडिया इज कि इट्स अ क्लीन फ्यूल। ठीक है, इट्स अ क्लीन फ्यूल, इट्स अ फ्लेमेबल और ज्यादा एनर्जी जो है ये देता है और सस्ता है। ठीक है, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, इंप्रूव सेफ्टी, इंक्रीज एनर्जी। गवर्नमेंट अप्रूव्स एनपीसीआईएल एनटीपीसी जॉइंट वेंचर कंपनी अश्वनी, ठीक है, टू स्टार्ट
न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ठीक है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है जॉइंट वेंचर, ठीक है, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड बिटवीन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसमें 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है राजस्थान में बनाए जाएंगे। 51% स्टेक होगा भारत एनपीसीआईएल का, और जो है 4 into 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होंगे, विल बी इंप्लीमेंटेड बाय अश्वनी, ठीक है जी। सो अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया अश्वनी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का लोकेशन क्या क्या है इसमें, आपका राजस्थान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, काकरापार, देन आपका तारापुर, कायगा, ठीक है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, देन आपका मद्रास, कुंडनकुलम प्रोजेक्ट, ठीक है, इन तमिलनाडु। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होने जा रही है जो इंडिया में अपना कैंपस खोलेगी, जो कि नई रिसेंटली पहल की गई थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि कैंपसेस खोले जाएंगे भारत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम में, गुड़गांव में, हरियाणा में, ठीक है, पहला कैंपस होने जा रहा है, सो एस्टैब्लिश अ कैंपस so which is among the top 100 universities in the QS वर्ल्ड रैंकिंग्स। और ये जो है प्रोग्राम में ये कहा गया है कि जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं जो रैंकिंग में, वो भारत में आकर जो है अपने कैंपसेस खोल सकते हैं, ठीक है। सेटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इट विल अलाउ टॉप 500 यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपसेस, ठीक है जी, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो सीरीज आई थी IC 814, इसको लेकर काफी विवाद हो गया था। बेसिकली ये 1999 में कारगिल वॉर के बाद जो नेपाल से काठमांडू से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी, उसको हाईजैक किया गया था IC 814। उसको हाईजैक करके पहले अमृतसर लैंड किया गया, बिकॉज ऑफ द फ्यूल वहां रिफ्यूलिंग होती है, फिर वो जाता है कंधार में जाकर, ठीक है, लैंड होता है। उसके बीच में भी चीजें हैं। द आइडिया इज के फाइनली वो कंधार में जाकर लैंड होता है, और उसके बदले में जो है 3 टेररिस्ट को छोड़ा जाता है, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा टेररिस्ट मसूद अजहर, जो आज भी कह लीजिए भारत के खिलाफ बहुत सारे जो है उसके बहुत बाद जो है 9/11 का पार्लियामेंट अटैक है, 2008 का अटैक है, पुलवामा अटैक, इन सब में कहा जाता है कि उसकी भागीदारी या उसकी हिस्सेदारी या उसी ने सारी चीजें प्लान करी हैं। और ये काफी बड़ा फेलियर कह लीजिए माना जाता है, इंटेलिजेंस का फेलियर माना जाता है भारत के पार्ट पे। और पर इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुई, इसमें कंट्रोवर्सी ये हुई कि इसमें जो नाम थे, बेसिकली जो हाईजैकर्स हैं उन्होंने अपने नाम बदले, ठीक है, उन्होंने अपने नाम बदले और हिंदू नेम्स रखे, उनके नाम एक्चुअली में वो पाकिस्तानी सिटीजन्स थे। तो उसको लेकर विवाद हुआ कि आपने कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करी, ठीक है। तो फाइनली जो है इस पे फिर एक्शन लिया गया, मतलब एक उनसे जवाब तलब मांगा गया। यूनियन होम मिनिस्ट्री डेटेड दिस, सेट द नेम ऑफ द हाईजैकर्स, ये उनके हाईजैकर्स के नाम थे और उनके नाम शो किए गए, भोला एंड शंकर। बट फाइनली जो है अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो उसमें बीच में वो ऐड किया गया है कि दे आर लाइक कमिंग फ्रॉम दे गेट लाइक पाकिस्तान, और जो है उनको वहां से फंडिंग मिली। नेक्स्ट आपका श्री अमित शाह द्वारा मुंबई समाचार की डॉक्यूमेंट्री 200 नॉट आउट, ये एशिया का सबसे पुराना कह लीजिए न्यूज़पेपर है, ठीक है जी। सो इसके 200 साल पूरे हो गए हैं। मुंबई समाचार ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर इन एशिया। 1822 में फरदूनजी मर्जबान के द्वारा ये शुरू किया गया था। इट इज पब्लिश्ड इन गुजराती एंड इंग्लिश। और हरमुस जी एन कामा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मुंबई समाचार, और इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है 200 नॉट आउट, तो वो जो है लॉन्च की गई, रिलीज की गई, ठीक है। स्माइलिंग फेसेस फुल ऑफ जॉय, 65 ईयर्स ऑफ दूरदर्शन, ठीक है जी, दूरदर्शन दिल से डीडी। और ये 15 सितंबर 1959 को जो है ये शुरू हुआ था। एंड उस समय के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ द डे। एंड 1975 तक ये ऑल इंडिया रेडियो का पार्ट था, बाद में एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट बनता है, और इट इज वन ऑफ द 2 डिविजन्स ऑफ प्रसार भारती, ठीक है। उसके बाद डीडी के बहुत सारे चैनल्स आते हैं, और एक दौर था 80s और 90s का, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया के लिए
वही एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था। फिर धीरे धीरे बहुत सारे प्राइवेट चैनल आ गए और धीरे धीरे जो व्यूअरशिप है वो डीडी की काफी कम हो चुकी है, बट अभी भी बहुत बड़ा तबका जो है उसको देखता है। नेक्स्ट आपका नित्या श्री सेवान पारा बैडमिंटन, जो अभी पैरालंपिक्स हुए पेरिस में, उसमें जो हमारे विनर्स रहे हैं उनको लेकर स्टैंप्स इशू की गई हैं। ठीक है जी। सो रिलीज पोस्ट कार्ड्स फीचरिंग दिस। सो पोस्ट कार्ड फीचरिंग गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सेट टू बी रिलीज ऑन September 25 by India Post at the General Post Office in Bengaluru. ठीक है। The idea is to commemorate the Paralympic winners. Nagar Van Yojana surpasses target with 111 urban forest. Again the idea is urban areas में urban forest को तैयार किया जाए। ठीक है जी। नगर वन योजना enhance the urban forestry, 4 लाख पर हेक्टेयर दिया जाएगा पैसा, और इसमें जो है 10 से 50 हेक्टेयर का एरिया होगा। स्कीम कवर ऑल सिटीज विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल सिटीज और अर्बन लोकल बॉडीज, और इसमें 2/3 एरिया जो है ट्री कवर के अंतर्गत आना चाहिए। और ये जो है मकसद क्या है, 1000 ऐसे नगर वंश को तैयार करना 2027 तक। ठीक है। सो 10 से 50 हेक्टेयर का एरिया होगा जो नगर वन होगा। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट आपका पैरासीटामोल पैन डी, जो कि हम सब लोग कहीं ना कहीं बहुत रेगुलरली इसको कंज्यूम करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि इनके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट नहीं करते हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न्स को रेज किया है इनके क्वालिटी को लेकर, जिसमें विटामिन सी, D3 टैबलेट, शैलकल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, एंटासिड, पैन डी, पैरासीटामोल, एंटी डायबिटिक ड्रग। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें सेफ्टी कंसर्न्स हैं, लो क्वालिटी मेडिकेशंस हैं, और इसकी वजह से लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको लेकर जो है इस पे एक्शन चल रहा है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर जो है वो ब्रिटिशर्स के समय का नाम है। वो कह लीजिए कलोनियल इंप्रिंट्स है, उस कलोनियल माइंडसेट से हम बाहर आना चाहते हैं। सो ये आइलैंड टेरिटरी दैट सर्व्ड एज अ नेवल बेस ऑफ चोला एम्पायर, द ग्रेट चोला एम्पायर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और यही वो समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर जो है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का जो है गठन किया। एंड पोर्ट ब्लेयर इज द एंट्री पॉइंट फॉर अंडमान निकोबार। ये जो है नाम रखा गया है आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम पे, क्योंकि ये नेवल सर्वेयर थे और लेफ्टिनेंट थे इन द बॉम्बे मरीन, और इनके द्वारा ही काइंड ऑफ इसको मतलब पहली बार जो है सर्वे किया गया था। ठीक है। ब्लेयर वॉज द फर्स्ट ऑफिसर टू कैरी आउट अ थॉरो सर्वे ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। तो इस कॉलोनियल इंप्रिंट को हटाकर श्री विजयपुरम नाम दिया गया है। ओके। गवर्नमेंट विल सून लॉन्च रोल आउट मच अवेटेड इंडिया साइज इनिशिएटिव। देखो आज के समय पर आप जब भी कपड़े लेने जाते हो, जूते लेने जाते हो, तो आप देखोगे उसमें ना आपको यूएस का साइज मिलेगा, यूके का साइज मिलेगा, ईयू का साइज मिलेगा, उसमें इंडिया का साइज नहीं मिलेगा। और ये कहा जाता है कि जो हमारा इंडियन बॉडी टाइप है वो अलग है, मतलब दुनिया भर से। तो इसमें जो है इंडिया बॉडी टाइप्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया साइज लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ब्रांड्स अवेलेबल यूज इन इंडिया यूज मेजरमेंट फ्रॉम यूएस यूके फॉर गारमेंट्स। और इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, मोर देन 25,000 मेल एंड फीमेल पर्सन 15 से 65 साल तक के, और उनका बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है लाइक ह्यूमन सेफ 3D होल बॉडी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, और उसके थ्रू इंडिया साइज एक क्रिएट किया जाए, मतलब इंडिया साइजेस को क्रिएट किया जाएगा। इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ द इंडियन नीड्स। नेक्स्ट आपका पुंगनौर काउस। रिसेंटली आपने देखा होगा कि रील काफी वायरल हुई, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उसको जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी वेलकम्स न्यू काफ दीप ज्योति नेटिव टू पुंगनार विलेज इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये कह लीजिए स्मॉलेस्ट वर्ल्ड मोस्ट ड्वार्फ कैटल ब्रीड है, पर इसका जो कह लीजिए इट कैन गिव अराउंड 1 to 3 liters अ डे, दैट इज द मिल्क। एंड जो इसमें फैट कंटेंट है दैट इज 8%, जो कि बाकी जो नेटिव ब्रीड्स हैं उसमें आपको 3 से 4% ही फैट कंटेंट मिलता है। ठीक है, सो इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये जो है, और इट हैज हाई रेजिलियंस टू ड्रॉट, और ये लो क्वालिटी फीड को भी अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका द वेरी फेमस नेशनल वॉर मेमोरियल
एंड अ चैप्टर ऑन वीर अब्दुल हमीद, कंपनी क्वार्टर मास्टर, ठीक है, कंपनी क्वार्टर मास्टर। सो उनको याद करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है, पोएम है नेशनल वॉर मेमोरियल पे, और एक चैप्टर ऐड किया गया है वीर अब्दुल हमीद, ठीक है, क्लास 6 में। सो कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार CQMH, ठीक है, CQMH कहा जाता है, ठीक है, फौज में, और हु मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस वाइल फाइटिंग, ठीक है, इंडो पाकिस्तान वॉर में उन्होंने 1965 की वॉर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और हाईएस्ट कंट्रीज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र उनको मरणोपरांत शहीद होने के बाद जो है उनको यह अवार्ड दिया गया। चलिए, तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। बहुत सारी नेशनल न्यूज थी। नेशनल न्यूज वाला सेशन जनरली अगर आप पिछले मंथ्स में भी देखेंगे थोड़ा सा बड़ा रहता है, बट अगले सेशंस जो हैं कंपैरेटिवली हम कोशिश करेंगे कि विद इन टाइम लिमिट्स करें, बट क्योंकि नेशनल न्यूज में बहुत सारी न्यूज होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नेशनल न्यूज में से देखने को मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।